नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिले विदेश से लौटे सांसद, साझा किए ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गड़बड़ी पर कांग्रेस को चुनाव आयोग का जवाब। कांग्रेस को पहले ही दी जा चुकी है वोटर लिस्ट की प्रतियां। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर भेजा सम्मन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय भंडारी की दुबई फर्म को रिश्वत और 310 करोड़ की डील पर वाड्रा से पूछे जा सकते हैं सवाल। एनसीपी स्थापना दिवस पर बोले शरद पवार, पार्टी टूटेगी कभी सोचा नहीं था। पवार ने किया ऐलान, आने वाले चुनावों में 50% टिकट महिलाओं को। और आरसीबी को मिल सकता है नया मालिक। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 16,800 करोड़ के पार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की अहम मुलाकात हो चुकी है। ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित डिनर मीटिंग के दौरान हुई, जिसमें प्रतिनिधि मंडल के सदस्य शामिल हुए। दरअसल ये वही प्रतिनिधि मंडल है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए भेजा गया था। 33 देशों और यूरोपीय संघ की राजधानियों का दौरा कर लौटे इन सांसदों और पूर्व राजनयिकों ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधियों ने विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं और भारत के कड़े रुख को लेकर मिले समर्थन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये कूटनीतिक प्रयास भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इन प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की बात मजबूती से रखने के लिए उनकी सराहना की थी। इन 7 प्रतिनिधि मंडलों में कुल 50 से अधिक सदस्य शामिल थे, जिनमें भाजपा, जेडीयू और शिवसेना जैसे सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के साथ ही साथ कांग्रेस, द्रमुक और एनसीपी के विपक्षी सांसद भी शामिल रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों पर अब चुनाव आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। कांग्रेस की ओर से मतदाता सूची की प्रति मांगे जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि मतदाता सूची हर साल एक तय प्रक्रिया के तहत अपडेट की जाती है, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मसौदा और अंतिम सूची दोनों बार मुफ्त में दी जाती है। चुनाव आयोग ने बताया कि 2009, 2014, 2019 और 2024 हर चुनाव में कांग्रेस समेत सभी दलों को ये सूचियां समय पर उपलब्ध कराई गई हैं। यहां तक कि 2024 में इस्तेमाल की गई पूरी मतदाता सूची वेबसाइट पर भी मुफ्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाहे, वो राजनीतिक दल से हो या फिर आम नागरिक चाहे, तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी से निर्धारित शुल्क देकर भी मतदाता सूची की प्रति ले सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 22 मई 2025 को कांग्रेस सांसद को ये जानकारी दोहराई और बताया कि जिन सूचियों की मांग की गई है वे पहले ही कांग्रेस को दी जा चुकी हैं। रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से ईडी की रडार पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। आज यानी कि 10 जून को रॉबर्ट वाड्रा को पेश होने के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि ये मामला संजय भंडारी की दुबई स्थित फर्म ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस एफजेडसी में कथित रूप से पहुंची करीब 310 करोड़ की रकम से जुड़ा हुआ है। इस रकम को कथित तौर पर लंदन और दुबई में संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया गया। ईडी की जांच में वाड्रा का नाम पहले भी लंदन स्थित एक संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सामने आ चुका है। उस समय भी उनसे पूछताछ के दौरान सभी आरोपों से उन्होंने इनकार किया था। भंडारी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम्स में हैं और भारत सरकार की प्रत्यर्पण प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी का आरोप है कि भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच करीबी संबंध रहे हैं। इसी वजह से एजेंसी अब वाड्रा से भी पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में ईडी पहले ही 150 करोड़ रुपए की काली कमाई का पता लगा चुकी है। साथ ही भारत में संजय भंडारी की 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये सम्मन ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। अब देखना होगा कि वाड्रा ईडी के सवालों के जवाब में क्या रुख अपनाते हैं। जो रह गया वो रह गया।
पुणे में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 26वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शरद पवार के इस एक वाक्य में पार्टी टूटने की पीड़ा साफ झलक गई। 26 साल पहले जिस पार्टी की उन्होंने नींव रखी, उसी के विभाजन पर मंच से बोलते हुए पवार साहब ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी में विभाजन होगा, लेकिन हुआ और मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता। पुणे के कार्यक्रम में पवार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी रणनीति का ऐलान भी किया। बोले, जिला परिषद, नगर परिषद और निगम चुनाव 2-3 महीने दूर हैं। हमने तय किया है कि 50% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं नहीं मानता कि जिम्मेदारी केवल पुरुषों की है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो वो भी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। कार्यकर्ताओं के जमीनी योगदान को भी सराहा गया। शरद पवार ने कहा कि जब हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने कई बड़े फैसले लिए जिनका असर पूरे राज्य ने महसूस किया है। एनसीपी की पुणे में आयोजित वर्षगांठ पर जहां भविष्य की दिशा तय की गई, वहीं अतीत के जख्म भी मंच के सामने आए। शरद पवार ने बहुत कुछ न कहकर भी सब कुछ कह दिया। हा अतिशय मौल्यवान सेवा आहे। तुमच्यासारखे कार्यकर्ते एकसंध राहून विचारांना पुढे येतील तर सत्ता विचाराची चिंता करू नका, सत्ता अभाव होईल। आणखी येण्याची स्थिती मला महाराष्ट्रामध्ये दिसते। एका बाजूला ही स्थिती आहे, दुसऱ्या बाजूला देशाचं चित्र बघितलं। आज दोन दृष्टीनं देशाचा विचार करावा लागेल। राष्ट्रीय प्रश्न येतात त्या राष्ट्राच्या हिताच्या मध्ये राष्ट्रवादी कधी राजकारण आणत नाही आणि ज्याचा उल्लेख सुखी यांनी केला। ज्यावेळेला पहलगामला काय घडलं, काही नागरिकांची हत्या केली गेली। काश्मीरच्या वरच्या भागात चीन आहे, तुम्ही पुढे गेलात तर शेजारी पाकिस्तान आहे, पुढे तुम्ही गेलात तर बांगलादेश आहे, खाली गेलात तर श्रीलंका आहे। सर्व देशाच्या आजूबाजूचे देश आणि आपण म्हणजे भारत यांच्यामध्ये काय स्थिती आहे? एक काळ असा होता, जवाहरलाल नेहरूंचं नेतृत्व आणि भारत हा सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारा देश म्हणून या देशाचा लौकिक होता। आज पाकिस्तानचे आमचे संबंध चांगले नाहीत, चीनचे आमचे संबंध चांगले नाहीत। बांगलादेश ज्याच्या निर्मितीसाठी या देशाने प्रचंड त्याग केला, एका पाकिस्तानचे 2 तुकडे केले। एवढा त्याग केलेला बांगलादेश आज आमच्या बरोबर नाही। आज जे प्रधानमंत्री आहेत बांगलादेशचे, प्रधानमंत्री नाही पण पद वेगळे, पण अधिकार त्यांच्या हातात आहे। माझे त्यांचे व्यक्तिगत संबंध। पहली बार ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब एक नए मोड़ पर है। 17 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद जीत का स्वाद चख चुकी आरसीबी को अब नया मालिक मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो मौजूदा मालिक डियाजियो ग्रुप इस फ्रेंचाइजी को बेचने की तैयारी में है। एक निजी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक डियाजियो ग्रुप फ्रेंचाइजी को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेचने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि जीत के बाद आरसीबी की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है और संभावितता करीब 16,800 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। फिलहाल संभावित निवेशकों से बातचीत जारी है। याद दिला दें कि आरसीबी की शुरुआत साल 2008 में विजय माल्या ने की थी, लेकिन वित्तीय संकट में फंसने के बाद मालिकाना हक डियाजियो ग्रुप ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के
जरिए हासिल कर लिया। आरसीबी आज भी आईपीएल की सबसे लोकप्रिय टीमों में शुमार है और अब नए मालिक के आने से इसकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पार्टी अधिवेशन में एक भावुक अपील करते हुए खुद को अध्यक्ष पद से मुक्त करने की मांग कर दी। अपने जन्मदिन के मौके पर जयंत पाटिल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी में नए चेहरों को आगे लाया जाए। जयंत पाटिल ने कहा कि उन्होंने 7 साल तक प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी निभाई है और इसके लिए वो शरद पवार साहब के शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब वे चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व नई टीम को जिम्मेदारी सौंपे ताकि संगठन को नई ऊर्जा मिल सके। एनसीपी अधिवेशन के दौरान पाटिल ने साफ कहा कि आज अगर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर मेहनत करें तो महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता में लौट सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नाथूराम के खिलाफ तुकाराम की है। जयंत पाटिल के इस बयान के बाद उनके समर्थकों ने सभा में नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन पाटिल ने मंच से ही अपने समर्थकों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी पवार साहब की है और वही सही फैसला लेंगे। अपने संबोधन के अंत में जयंत पाटिल ने कहा कि पार्टी के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है और वो अब तक मिले अवसरों के लिए आभारी हैं। आइए सुनते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एनसीपी नेता जयंत पाटिल। या देशामध्ये व्यवस्था कशी चालली आहे याचा अभ्यास तुम्हाला होईल असं मला वाटतंय। मित्रांनो, एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाचे फक्त 2च खासदार निवडून आलेले होते। 2 खासदार निवडून आलेला पक्ष आज पक्ष देशातला मोठा पक्ष झालेला आहे। त्यामुळे डरो मत, आपण सगळे ताकदीने कामाला लागलो तर या राज्याची ही लढाई आपण पुन्हा जिंकू शकतो असा मला विश्वास आहे। ही लढाई तुकाराम विरोधी नथुरामाची आहे, हे कधी विसरू नका। आम्ही तुकाराम महाराजांच्या विचाराचे आहोत। तुकाराम महाराजांनी जितेंद्र आव्हाड आम्हाला सांगितलेलं आहे की भले तर देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळ्याच्या माथी हाणू काठी। आणि म्हणून यापुढे रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका आहे। करू नका चर्चा एवढ्यात पराभवाची, रणात झुंजणारे आहेत अजून काही। आज मला पवार साहेबांनी बरीच संधी दिली, 7 वर्षाचा कालावधी दिला। शेवटी पक्षाने नव्या चेहऱ्यांना संधी देणं आवश्यक आहे। मी या निमित्तानं तुमच्या सर्वांच्या देखत एवढीच साहेबांना विनंती करेन, शेवटी पक्ष पवार साहेबांचा आहे, त्यामुळे पवार साहेबांनी याच्यावर योग्य तो निर्णय, कारण आता आपल्याला बरंच पुढे जायचंय आणि त्यामुळे मी पवार साहेबांचे मनपूर्वक आभार मानतो, आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। राजस्थान के टोंक से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां बनास नदी में 8 युवकों के डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जयपुर से आए 11 दोस्त पिकनिक मनाने टोंक पहुंचे थे और नदी में नहाने के लिए उतरे थे। नहाते वक्त सभी अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सभी को नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 3 युवकों को समय रहते बचा लिया गया, जिनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मृतक सभी युवक 25 से 30 वर्ष की उम्र के थे और जयपुर के रहने वाले थे। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि वे अचानक गहरे पानी में कैसे पहुंच गए। इस दर्दनाक घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। ऑक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग टाल दी गई है। इस बार वजह बनी अमेरिका के फ्लोरिडा में खराब मौसम। मिशन अब 10 जून के बजाय 11 जून 2025 को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय समयानुसार इसकी नई लॉन्चिंग टाइम शाम 5:30 बजे तय की गई है। ऑक्सियम 4 मिशन को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना है। लॉन्चिंग के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत की एक बड़ी उम्मीद भी जुड़ी है। इस मिशन का हिस्सा है भारतीय गगनयात्री शुभांशु शुक्ला। शुभांशु ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। वहीं वो स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय भी होंगे। शुभांशु इस मौके को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। लॉन्चिंग से पहले उन्होंने फुल ड्रेस रिहर्सल में भी हिस्सा लिया। ऑक्सियम 4 मिशन कुल 14 दिनों की स्पेस यात्रा का हिस्सा होगा। इस मिशन में 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। सभी यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ऑक्सियम स्पेस कंपनी की ये 4थी क्रू मिशन उड़ान है। मिशन का मकसद अंतरिक्ष में विभिन्न अनुसंधानों और प्रयोगों को अंजाम देना है। इस अभियान में भारत के लिए ये मिशन एक ऐतिहासिक छलांग की तरह है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक और गगन यात्रियों की भूमिका अब वैश्विक मिशनों में बढ़ गई है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने जानकारी दी है कि मौसम ही मिशन में देरी का मुख्य कारण बन रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय गगनयात्री की उड़ान में सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए मौसम अनुकूल होते ही मिशन लॉन्च किया जाएगा। ISS तक पहुंचने के बाद ये टीम विज्ञान, मेडिकल, माइक्रोग्रेविटी और अन्य क्षेत्रों में काम करेगी। स्पेस में ये मिशन भारत की मौजूदगी को और मजबूती देगा। ऑक्सियम 4 मिशन का सफल प्रक्षेपण न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत के अंतरिक्ष सफर में एक नया अध्याय भी जोड़ेगा। अब सबकी नजरें 11 जून की उस शाम पर हैं जब भारत के बेटे की उड़ान अंतरिक्ष की ओर होगी। देश की आर्थिक राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसेस को बंद नहीं किया जाएगा, बेस्ट को और मजबूत किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया द्वारा बेस्ट को बंद किए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बेस्ट बसों को बंद नहीं किया जाएगा, बेस्ट को और मजबूत किया जाएगा। 500 नई बसों का ऑर्डर दिया गया है। बेस्ट के बिना मेट्रो और रेल सेवा की बेहतरी नहीं हो सकती। देखिए, पहले तो जिस मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि BST बंद हो रही है, मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको मेरी शुभकामनाएं, लेकिन किसी भी हालत में BST बंद नहीं होगी। हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे। आपको पता होगा BST ने 5000 नई बसेस का ऑर्डर दिया है और ये बसेस की डिलीवरी जैसी आएगी वैसे ही और सघनता के साथ BST काम करेगी। अभी हम लोगों ने उमटा का कानून तैयार किया है, उसके तहत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक अम्ब्रेला के नीचे हम ला रहे हैं। आज ही हमने कॉमन कार्ड ये लॉन्च किया हुआ है, उसका ट्रायल भी हमारा चल रहा है और वो सक्सेसफुल है। इसलिए 100% BST को हम स्ट्रेंथन करेंगे। देखिए, अगर BST या बस सेवा स्ट्रेंथन नहीं होती तो आपकी मेट्रो और सबअर्बन रेलवे भी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकती, इसलिए BST को स्ट्रेंथन ही किया जाएगा। धुले से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां मराठी भाषा के कथित अपमान को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के पदाधिकारी भड़क गए हैं।
घटना देवपुर इलाके की SBI शाखा की है, जहां बैंक मैनेजर अतुल राजेंद्र कुमार गांधी पर मराठी भाषा को लेकर टिप्पणी करने और एक महिला प्रोफेसर से अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। इसी को लेकर नाराज शिवसेना पदाधिकारी बैंक में पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारी को थप्पड़ मारा। बैंक में हुई इस झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। महिला प्रोफेसर की शिकायत पर देवपुर थाने में 2 बैंक अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं बैंक अधिकारी से हाथापाई करने के मामले में शिवसेना पदाधिकारियों पर भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है और वीडियो फुटेज को भी सबूत के तौर पर खंगाला जा रहा है। पैसे भरण्यासाठी गेले होते दिनांक 4/6/25 मध्ये। तर गेल्यानंतर मी मॅनेजर सरांना भेटले। मॅनेजर सरांना सांगितलं की माझे पैसे भरून घ्या। तर कदाचित त्यांना कामाचा कंटाळा आला असेल किंवा त्यांना कुठे जायचं असेल तर त्यांनी माझ्याशी अतिशय उद्धट भाषा वापरली। त्यात त्यांना मराठी बिलकुल कळत नव्हतं। तरी पण मी त्यांच्याशी हिंदीमधून बोलले, पण नंतर त्यांनी खूपच जास्त उद्धटपणाने शिवीगाळ करायला सुरुवात केली त्यांच्या गुजराती हिंदी भाषेमधून। मग मी त्यांना म्हटलं की मराठी भाषेचा त्यांनी अपमान केला। मी जेव्हा बोलली की मला तुम्ही व्यवस्थित समजून सांगा वगैरे, तर मग त्यांनी डायरेक्ट त्यांच्या गुजराती भाषेतून शिवाय दिल्या आणि म्हणे मराठा लोग हमेशा हमारे जूते के नीचे रहते हैं और कुछ समजता नहीं, मुंह उठा के चले आए। भरपूर म्हणजे वेगवेगळे शब्द असे वापरले की मी बोलू पण शकत नाही, असे शब्द वापरले माझ्यासाठी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे ने मुंब्रा रेल दुर्घटना के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत ठाणे के गांव देवी मैदान से हुई और ये ठाणे रेलवे स्टेशन तक जारी रहा। इस मार्च में मनसे नेता अविनाश जाधव के साथ ठाणेकरों और रेल यात्रियों ने भी भाग लिया। अविनाश जाधव ने इस मौके पर कहा कि हर दिन 20 यात्री रेल दुर्घटनाओं में मरते हैं। रेलवे प्रशासन को अब चेतावनी दी गई है कि वे इसका समाधान निकालें और जल्द से जल्द योजना लागू करें। पिछले 15 सालों में हजारों यात्री रेल दुर्घटनाओं में मारे गए हैं और इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, ये पूछा गया है। मनसे ने ये भी मांग की है कि रेलवे प्रशासन उन्हें लिखित जानकारी दे कि इस मामले में अब क्या कार्रवाई की गई है। खास बात यह है कि 3 महीने पहले ही रेलवे प्रशासन को एक लिखित पत्र भेजकर संभावित दुर्घटना की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस प्रदर्शन को देखते हुए ठाणे रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और अब बात करते हैं अक्षय कुमार की नई फिल्म हाउसफुल 5 के बारे में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन 24 करोड़ की शानदार ओपनिंग की है और अब 4 दिन में ही इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसने न केवल अपनी जबरदस्त शुरुआत की बल्कि इस साल की 22 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा भी जमाया है। हाउसफुल 5 ने अपनी कमाई में सिर्फ 4 दिन में ही 104.98 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, जो पहले कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ता है। इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की शानदार जोड़ी है और इसकी किलर कॉमेडी ने दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लिया है। वहीं सलमान खान की फिल्म गेम चेंजर का भी रिकॉर्ड हाउसफुल 5 ने तोड़ दिया है, जो हिंदी में केवल 28 करोड़ के आसपास कमाई कर पाई थी। तो देखा जाए तो अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
82 साल की उम्र लेकिन जज्बा बिल्कुल युवा जैसा। बात हो रही है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की, जो न सिर्फ फिल्मों में दमदार वापसी कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। हाल ही में आधी रात को उन्होंने एक पोस्ट किया जिस पर ट्रोल ने उनकी उम्र को लेकर तंज कसा और फिर बिग बी ने ऐसा जवाब दिया कि हर किसी की बोलती बंद हो गई। अमिताभ बच्चन ने 9 जून की रात 12:30 बजे एक पोस्ट किया, गैजेट्स टूटते हैं लेकिन लंबे समय तक चलते हैं। इस पर एक यूजर ने टिप्पणी कर दी, समय से सो जाया करो वरना लंबी उम्र भी नहीं कटेगी। अमिताभ ने इस पर सीधे लिखा, मेरे मरण की बात करने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा 82 की उम्र में भी अमिताभ बच्चन न सिर्फ फिल्मों में बल्कि डिजिटल स्पेस में भी पूरी दमदारी से मौजूद हैं। कल की 2898 AD में उनका अश्वत्थामा अवतार पहले ही चर्चा में है। वहीं खबरें हैं कि वो नीतीश तिवारी की रामायण में जटायु की भूमिका में भी नजर आ सकते हैं। बिग बी की ये जवाबी शैली बताती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और जज्बा हो तो हर सवाल का जवाब गरिमा के साथ दिया जा सकता है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।